हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 साइंस विषय का लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हम इस लेसन के उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई तरीके के, तो हम अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है? डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? प्यारे बच्चों, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, डीआईबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए सभी जीवों के कोशिकाओं में मौजूद आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, जो जनक यानी माता पिता से संतति पीढ़ी में जाता है। जनक के वंशानुक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है डीएनए की प्रतिकृति? जनक के वंशानुक्रम को बढ़ाने के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। मतलब डीएनए ही होता है जो हमारे गुणों को, मतलब माता पिता के गुणों को अपनी अलग पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में लेके जाता है। ठीक है, दूसरा है जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनना जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है उसी के अनुसार या उसमें जो प्रतिकृति बनते समय कई लक्षण आते हैं उनके अनुसार ही हमारी या संतति की शारीरिक संरचना जो है बनती है। तीसरा देखते हैं हम, डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अर्थात जो उसका जिंदगी भर विकास होता है, जैव विकास, बायोलॉजिकल विकास होता है, उसके लिए भी ये उत्तरदायी होती है। डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः यह समरूप नहीं होती। अतः जन्म के बाद इन पीढ़ियों में विपरीत विषम परिस्थितियां सहन करने की क्षमता होती है। देखो होता क्या है, जब डीएनए की प्रतिकृति बनता है तो इसमें जो माता पिता का डीएनए होता है, मूल डीएनए, उससे कुछ ना कुछ चेंजेज संतति के डीएनए में होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये माता पिता की एकदम समान नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि जो भी संतति या बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के एकदम समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ जो है अलग विशेषता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तन प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है और वह जो अपनी संतति में जाती है माता पिता से, तो उस परिवर्तन के कारण संतति प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। ये था हमारे डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था। हम देखते हैं अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो द्विखंडन है और बहुखंडन है ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। किसकी विधियां हैं? अलैंगिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। द्विखंडन में कोशिका का विभाजन 2 बराबर भागों में होता है। क्या होता है? 2 बराबर भागों में। द्विखंडन में कोशिका का विभाजन, क्या होता है? 2 बराबर भागों में। ये कोशिका है तो वह 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, ऐसे बढ़ जाती है, 2 बराबर भागों में बट जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट
तथा जीवाणु द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। अमीबा में, पैरामीशियम में, यीस्ट में तथा जीवाणु में द्विखंडन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे चित्र है, अमीबा में द्विखंडन। ये बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो देखा हमने, ये अमीबा है, एक कोशिका है। इससे धीरे धीरे जो इसका जो अंदर का केंद्रक था और साइटोप्लाज्म था वो थोड़ा बड़ा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और बाद में जो है बीच में से जो इसकी कोशिका थी, ठीक है, ये जो है दोनों केंद्रक दूर दूर हो गए, दो केंद्रक विभाजित हुआ, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य अलग नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, इनका जीव द्रव्य अलग अलग हो जाता है और यहाँ से अलग अलग कोशिका बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक कोशिका अलग हो जाती है और दूसरी कोशिका अलग हो जाती है पूर्णतः। तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। जबकि बहुविखंडन में या बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। मतलब एक ही जीव से बहुत सारी संतति कोशिकाएं बनती हैं, जैसे अमीबा में भी होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है। बहुखंडन द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जैसे अमीबा में और प्लाज्मोडियम में। यहाँ प्लाज्मोडियम का उदाहरण दे रखा है, देखो प्लाज्मोडियम है, ये एक संतति जीव, एक जीव है, जनक जीव, ठीक है। इससे क्या होता है, ये यहाँ पर है इसका न्यूक्लियस केंद्रक, ये साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य है इसका, ये इसकी कोशिका है और ये पूरा क्या होता है, ये सिस्ट होती है, प्रोटेक्टिव वाल, ठीक है, इसकी चारों तरफ की ये जो है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर इसमें विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, मेनी डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनमें फ्यूजन होता है इस कारण से, ठीक है ना। मल्टीपल फ्यूजन होता है, इससे उनमें क्या होती है, जो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है, जो इसकी सिस्ट होती है, प्रोटेक्टिव वाल, चारों तरफ की जो वाल होती है, ये सिस्ट या इसे प्रोटेक्टिव वाल बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाती है, ये क्या होती है, टूट जाती है। और इसके टूटने से जो इसकी जो पुत्री कोशिकाएं थी, डॉटर सेल्स थी, वो रिलीज हो जाती हैं और हर पुत्री कोशिका से जो है एक नए प्लाज्मोडियम या नए जीव का निर्माण होता है। तो ये तो हमारे थी यहाँ पे द्विखंडन, और ये तो हमारे पास यहाँ पे थी द्विखंडन, ठीक है, ये था द्विखंडन अमीबा में, और ये था हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन किसकी विधि है, ये भी एक तरीके से लैंगिक जनन की विधि है, का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, देखो, पौधों को उगाने के लिए कई परिवर्तन का उपयोग निम्न लाभ के, कायिक परिवर्तन, यहाँ पे बेटा कायिक परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है, कायिक परिवर्तन है ना, यहाँ पे होगा कायिक परिवर्तन, ठीक है, कायिक परिवर्धन या कायिक प्रवर्धन, यहाँ पे जो है कायिक प्रवर्धन होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, ये प्यारे बच्चों, ये होगा कायिक प्रवर्धन, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, कायिक प्रवर्धन। पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग निम्न लाभ के लिए किया जाता है। पहला, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है। ऐसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बीज नहीं होगा तो पौधा कैसे उगेगा। अब पौधा कैसे होगा, पौधा तो हमें चाहिए, ठीक है, हमें पौधा तो उगाना होता है। तो पौधा किस विधि द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उस पौधे को उगाया जाता है। जैसे केला है, केले में बीज नहीं होते। संतरा है, बिना उसके भी होते हैं। गुलाब है, गुलाब की डाली लग जाती है, संतरा की भी डाली लग जाती है, केले की भी जो है तने से उग जाता है। एवं चमेली, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा पौधों की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। तो ये जो हमारे केला, संतरा, गुलाब, चमेली है, इनमें कायिक प्रवर्धन द्वारा ही प्रजनन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की तुलना में कम समय में फल और फूल
लगने लगते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो पौधे उगाते हैं उनमें कम समय लगता है फल और फूल बनने में, जबकि बीज से जो पौधे उगते हैं उनमें अधिक समय लगता है फल और फूल बनने में। ठीक है। इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फल व फूल जनक पौधों के समान होते हैं। और एक ये भी अच्छा है कि जो इस विधि द्वारा जो हम पौधे उगाते हैं उनमें फल व फूल जनक पौधों के, माता पिता जो इनके जनक पौधे होते हैं उनके समान ही होते हैं। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई हमारे यहाँ पे, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनके द्वारा उनको कायिक प्रजनन द्वारा उगाते हैं। और क्यों उगाया जाता है? क्योंकि उनमें कम समय में ही जो है फल और फूल लगने लगते हैं, जबकि बीज से उगने वाले पौधों में फल और फूल लगने में अधिक समय लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरे के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारी परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न? देखो प्यारे बच्चों, परागण की क्रिया होती है हमारे फूल में और निषेचन की क्रिया होती है जो है जंतुओं में। ठीक है। इसमें होती है निषेचन की क्रिया जंतुओं में। ठीक है। अब हम देखते हैं परागण क्रिया क्या है और निषेचन क्या है। हम देखते हैं पुष्पी पौधों के जनक परक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे परागण कहते हैं। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जब उनके जनन का प्रोसेस चलता है तो परागकण जो होते हैं वो परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है परागण की प्रक्रिया। यह कुछ परागकण को जैसे वायु, पानी, पक्षियों या कीड़ों की मदद से होता है। कैसे होता है? देखो क्या होता है, ये जो परागकण होते हैं ना, परागकण, इनको जो है वायु द्वारा, पानी द्वारा, पक्षियों, कीड़ों की मदद से एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाया जाता है, या एक पौधे के फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल के स्त्री केसर तक ले जाया जाता है। ठीक है। जो इनकी मदद से होता है। जबकि निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संयुक्त होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक मतलब शुक्राणु, एक तरह से स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक मतलब अंडे से संयुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज की रचना होती है। तो परागण की क्रिया निषेचन से इस प्रकार से भिन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? देखिए प्यारे बच्चों, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि दोनों ही हमारे नर में काम आती हैं, नर जनन तंत्र में। तो हम देख लेते हैं, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि किसमें होती है? नर में होती है। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट अपने स्त्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। शुक्रवाहिका क्या होती है अभी पता लग जाते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राणु जो है आगे जाते हैं, जिसके कारण इनका स्थानांतरण मादा जनन तंत्र में सरलता से होता है। साथ ही यह स्त्राव शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। अतः जनन क्रिया के लिए इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि नर में पाई जाती है। शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट क्या करते हैं, अपने जो स्त्राव होते हैं कुछ सरल पदार्थ जो है शुक्रवाहिका में डालते हैं। शुक्रवाहिका के द्वारा उसमें उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं वो तरल माध्यम में आ जाते हैं, और ये एक जगह से शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका से मादा जनन तंत्र में जब संभोग किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, जब जनन की प्रक्रिया की जाती है तो नर के द्वारा मादा जनन तंत्र में शुक्राणुओं का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, और इनके द्वारा जो स्त्राव किया जाता है वो शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है। अतः जनन क्रिया के लिए इन दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। छठा क्वेश्चन, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त
होता है प्यारे बच्चों। देखते हैं हम माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। आप सब समझते होंगे जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है किसी न किसी प्रकार से तो वो जो है पोषण प्राप्त करता होगा, जीवित रहता है। तो हम देखते हैं, हमें पता लग जाएगा किस करते हैं। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। किससे मिलता है? माँ के रुधिर से। इसके लिए माँ के शरीर में एक विशेष संरचना होती है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लेसेंटा। मतलब हम कह सकते हैं कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मिलता किससे? रुधिर से, लेकिन वो प्लेसेंटा द्वारा उस तक पहुंचाया जाता है। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना है। क्या है? एक तस्त्रीनुमा संरचना है। यह एक तस्त्रीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। ठीक है, माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित कर देते हैं। यही माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। ये क्या करते हैं? माँ से भ्रूण जो होता है या बच्चा जो होता है, छोटा भ्रूण, उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। इसी के द्वारा भ्रूण, जो प्लेसेंटा होती है हमारी, जो इसी के द्वारा भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। उत्सर्जित पदार्थों को क्या किया जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है रक्त में, और रक्त के साथ ही वो जो है हमारे, उसके साथ ही वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमारे उत्सर्जित पदार्थों के साथ ही वो भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। मतलब कहने को मतलब ये है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण जो है प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है जो रक्त से जो है भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, और इसी के द्वारा भ्रूण से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं। हम 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां क्वेश्चन हमारा, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिक जीव व बहुकोशिक जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है? प्यारे बच्चे देखिए, एक कोशिक जीव क्या करते हैं? प्राय अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। क्या करते हैं? अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। जैसे विखंडन, बहुकुलन, बहुखंडन द्वारा इनमें जनन होता है एक कोशिक जीवों में। इनमें क्या होता है? जनन के लिए एक ही जीवधारी की आवश्यकता, केवल एक ही इनमें जनन के लिए होगा। ठीक है, एकल जीव से इनमें अन्य जीव का निर्माण हो जाता है। इनमें जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं नहीं होती। इनमें जनन कोशिकाएं भी नहीं होती है। इनमें जनन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। इनमें कोई विशेष अंग भी नहीं होता जिसके द्वारा जनन करके ये जो है अन्य संतति को पैदा कर सके। ये अपना ही खुद का डिवीजन करके, खुद का विभाजित होकर ही नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये सामान्यतः सूत्रीय विभाजन द्वारा हो जाता है। केवल इसमें जो है सामान्य रूप से सूत्रीय विभाजन होता है और कई जीवों का निर्माण हो जाता है। अब हम देखते हैं बहुकोश के जीव में। कौन से जीवों में? बहुकोश के जीव में। इसमें जनन होता है लैंगिक विधि से। कौन सी विधि से होता है? लैंगिक से। ठीक है, जनन के लिए बहुकोशिक जीवों में नर तथा मादा दोनों जीवधारियों की आवश्यकता है। मतलब इसमें नर व मादा दोनों उपस्थित होने आवश्यक है। इसमें जनन के लिए, मतलब बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए जनन कोशिकाएं पाई जाती है जनन कोशिकाएं। ठीक है, जैसे हमारा नर जनन तंत्र पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें जो है विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और जनन कोशिकाएं पाई जाती है। जनन के लिए शरीर में विशेष अंग पाए जाते हैं। बहुत सारे अंग मिलते हैं जो परस्पर मिलकर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। कहते हैं ना, नर जनन तंत्र में वृषण होता है, शुक्रवाहिनी की होती है। ठीक है, होता है ना, शिश्न होता है, मूत्रमार्ग, ये बहुत सारे होते हैं। मादा जनन तंत्र में भी अंडाशय, गर्भाशय, योनि, ये सब होते हैं। ठीक है, तो हम जो है देखते हैं आगे। और इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन तथा सूत्रीय विभाजन दोनों पाए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में जनन किस पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, एक कोशिक जीवों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और बहुकोशिक जीवों को किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जनन के लिए, या किस विधि द्वारा जनन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम आप समझ गए होंगे सब। 8वां क्वेश्चन है,
मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? बेटा वृषण जो हो क्या होते हैं, एक हमारे नर जननांग का अहम हिस्सा होते हैं। वृषण जो है वृषण कोष में स्थित हो, किस में स्थित होते हैं वृषण? वृषण कोष में। एवं यह नर जननांग का अहम हिस्सा होता है। वृषण शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं, जो कि संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमारे शरीर के बाहर जो उपस्थित होते हैं वो वृषण होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। किसका उत्पन्न करते हैं? वृषण शुक्राणु, जिसमें पिता के अगुणित गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। वृषण में जो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं? उनमें पिता के अगुणित गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो लड़कों में गलती हो गई, जो लड़कों में यौन जो लड़कों में ये यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, जो लड़कों में यौन लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, लड़कों में क्या करते हैं? यौन लक्षण। यौन लक्षण मतलब जो है योग हमारा जो है जिस डाढ़े मुँह छाना और अंगों का विकास होना, नर जनन जो अंग होते हैं उनका विकास होना, आवाज़ भारी हो जाना, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा, नर हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कहलाता है? नर हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो ये लक्षणों में जो ये क्या करता है? लड़कों में लक्षणों का नियंत्रण करता है। अब क्या होता है? वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करते हैं और इस तरह ही शुक्राणु को मादा जनन कोशिका में स्थानांतरण हेतु सहायक भी होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? वृषण कोश में स्थित होते हैं और ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें पिता के अगुणित गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होता है, जो लड़कों में या नर में यौन लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वृषण जो हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वृषण जो है बाहर क्यों स्थित होते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं होते, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋतुस्राव अथा रजोधर्म किसे कहते हैं? ऋतुस्राव अथा रजोधर्म किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ऋतुस्राव या रजोधर्म ये जो है महिला से संबंध होता है या मादा से संबंध होता है। हम देखते हैं होता क्या है। मादा जो होती है उसका अंडा से प्रत्येक माह एक अंड मोचन करता है। क्या करता है? प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। ठीक है, एक अंडा तैयार करता है, मतलब इसमें 2 अंडाशय होते हैं। 2 अंडाशय में से हर महीने एक अंडा से जो है अंड का मोचन, एक महीने एक अंडा से अंड निकालता है और एक महीने एक अंडा से अंडे को उत्पन्न करता है और उसका मोचन करता है। इस अतः निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रतिमा तैयार करता है। अब क्या होता है, अंडा जब बनता है और मोचित होता है तो गर्भाशय भी सोचता है कि हो सकता है इस महीने जो है अंडा निषेचित हो जाए शुक्राणु से और मुझे रोपण, यहाँ पे क्या होता है, अंडे का रोपण होता है गर्भाशय पे, तो गर्भाशय भी इस हेतु तैयारी करता है। इससे गर्भाशय की अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्भाशय की अंतःभित्ति क्या हो जाती है? मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। ठीक है, क्यों? वो निषेचित अंडे को प्राप्ति है। तो यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है। क्यों होती है? कि अगर अंडा निषेचित हो गया तो उसके पोषण के लिए उसकी भित्ति मांसल व स्पंज हो जाती है। परंतु निषेचन न होने की स्थिति में या अवस्था में अगर अंडे का निषेचन नहीं होता है तो इस परत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर अंडे का शुक्राणु से मिलन नहीं होता, निषेचन नहीं होता शुक्राणु द्वारा, तो इस परत की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर, यह परत एवं अंडा, इसमें अंड भी आएगा, टूटकर दोनों योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, अतः ये परत व अंडा धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहा
जाता है। आए प्यारे बच्चों बात समझ में? ये मादा में होता है, ठीक है। और मादा में क्या है, अंडाशय से एक अंड का निकलते हैं हर महीने, तो वो निषेचन के लिए जो है गर्भाशय उसको तैयार करता है अपनी भित्ति को, कि अगर अंडे का निषेचित होगा तो उसके पोषण के लिए मुझे तैयार होना है, ठीक है। और अगर निषेचन नहीं होता है अंडे का, तो इस अवस्था में जो गर्भाशय की भित्ति है या परत होती है, मोसल परत, उसकी आवश्यकता नहीं होती। उस कारण यह है, और अंडा धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है, वर्णन कीजिए। देखो गर्भ निरोधन क्या होता है, गर्भ का निरोध मतलब गर्भ जो है नहीं ठहरे, ठीक है, या गर्भ धारण नहीं कर पाए स्त्री, उसके लिए जो है गर्भ निरोधन किया जाता है। इसकी विधियां कौन कौन सी? तो पहला हो सकता है प्राकृतिक उपाय। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं तथा अंड के मिलने की संभावना को कम किया जाता है। इस विधि में ऋतु चक्र या ऋजु चक्र के 10वें दिन से 17 दिन तक, कौन से दिन थे, 10वें दिन से 17 दिन तक यौन क्रिया से बचा जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान डिंब उत्सर्जन की उम्मीद रहती है तथा निषेचन की संभावना अधिक होती है। इस उपाय में क्या होता है, नर व मादा दोनों का जो है इन यौन क्रिया से बचा जाता है, क्योंकि 10वें दिन से, ऋजु स्राव के 10वें दिन से 17वें दिन तक यौन क्रिया से बचा जाता है, ठीक है। क्यों? इस दौरान क्या होता है, अंडा जो है मोचन की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, निषेचन की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है यांत्रिक विरोध। इस तरीके में क्या होता है, शुक्राणु अंडा और शिखा तक न पहुंच सके, इसके उपाय किए जाते हैं, ठीक है। शुक्राणु क्या करें, अंडे तक न पहुंच सके, इसके उपाय किए जाते हैं। पुरुष द्वारा शिश्न को ढकने वाले कंडोम, ठीक है, पुरुष द्वारा शिश्न को ढकने वाले कंडोम, और महिलाओं द्वारा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों जैसे कि लूप, कोपर्टी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यांत्रिक विरोध होता है ये। अगर वह शिश्न को कंडोम से ढक लिया तो जो है शुक्राणु उसमें योनि में नहीं जाएंगे, योनि से अंडे तक नहीं पहुंचेंगे। इसमें महिलाओं द्वारा भी जो है लूप होती है एक, उसको लगा लिया जाता है, या आजकल जो महिलाओं के भी कंडोम आते हैं वो भी पहन लेते हैं, ठीक है। और कोपर्टी का भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है हार्मोन संतुलन। हार्मोन संतुलन में क्या किया जाता है, इसमें शरीर में हार्मोन का परिवर्तन किया जाता है, हार्मोन को बैलेंस्ड को उसका चेंज किया जाता है, जिससे अंडे का मोचन नहीं होता। अंडा का मोचन नहीं होगा तो अंडा क्या होगा, अंडाशय में रहेगा, और अंडाशय में रहने पर उसका निषेचन नहीं हो सकता। इसके लिए दवाई ली जाती है, जो कि सामान्यतः गोली के रूप में लेते हैं। चौथा आता है शल्य क्रिया या सर्जरी। देखो वो कहते हैं ना आपके भाई नसबंदी करवा लो, सुना होगा आपने, वो शल्य क्रिया के द्वारा ही होता है। तो उसमें क्या होता है, इस विधि में पुरुष की शुक्रवाहिनी, जो शुक्रवाहिनी होती है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है। क्या होता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है, इसे नसबंदी कहते हैं। इसे वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी 2 चीज़ होती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाए तो इससे अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, इसे बंध्याकरण कहा जाता है। इस तरह दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया में क्या होता है, मनुष्य की जो शुक्रवाहिनी होती है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण होता है, उसे अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं जा पाते या योनि में नहीं पहुंचते, इससे कहते हैं नसबंदी, ठीक है। और इसी प्रकार यदि स्त्री की अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है तो अंडा भी क्या होता है, गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकता, इसे कहा जाता है बंध्याकरण। इस तरह दोनों अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारे जो है 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पार्ट 1 है।
इसके बाद में हम दूसरा भी पार्ट लेके आएंगे, ठीक है, चैप्टर का। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इन जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनको आप जो याद करें अच्छे से और इनको परीक्षा के लिए तैयार करें। धन्यवाद।